देखिए क्लास 12 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.1 11वां सवाल। एक कण वक्र 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2 के अनुगत गति कर रहा है। वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। देखिए सवाल को समझना है कि एक कण इस वक्र के अनुगत गति कर रहा है। ये वक्र जिस तरीके से है, हमने मान लिया कि ये वक्र हमारा ऐसे है, कैसे भी आप बना लीजिए, ये वक्र ऐसे है, इसी के अनुगत गति कर रहा है कण। इसका मतलब कण यहां पर है, फिर यहां पर है, फिर यहां है, इस तरीके से उस कण की गति इस तरह हो रही है। अब कह रहा है कि इसी वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। हमने मान लिया कि बिंदु एक्स वाई है जिसमें ये हमारा समीकरण दिया गया है। तो कह रहा उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए कि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। देखिए जैसे जैसे x निर्देशांक बदलेगा वैसे वैसे y का मान भी बदलेगा। भाई अगर कण मान लिए हमने यहां पर है तो x का मान क्या होगा, यहां से यहां तक, और y का मान ये। फिर अगर कण यहां पर है तो x का मान ये हो जाएगा, यहां से यहां तक x का मान इतना हो जाएगा, y का मान ये हो जाएगा। कण मान लिया हमने यहां पर है तो x का मान ये होगा, y का मान ये होगा। तो x का मान बदलेगा तो y का मान भी बदलेगा, लेकिन वो बदलने के लिए शर्त उसने दे दिया है कि x की तुलना में y निर्देशांक माने y का मान 8 गुना, अगर x दुगुना हो रहा है तो उसका 8 गुना हो जाएगा y, 16 हो जाएगा। x के परिवर्तन की दर, y के परिवर्तन की दर, इन दोनों में उसने संबंध दे दिया है। क्या संबंध दे दिया है कि x निर्देशांक माने dy dt समय के साथ, देखिए ये कण जो चल रहा है ये समय के साथ इसका परिवर्तन हो रहा है, तो dy dt ऑफ x और dy dt ऑफ y, तो ये हो गया x निर्देशांक के बदलने की दर, ये हो गया y निर्देशांक के बदलने की दर। दोनों में संबंध क्या है, y निर्देशांक के बदलने की दर 8 गुना है। किससे, इससे। ये संबंध हमारा हो गया dy अपॉन dx 8 गुना dx अपॉन dt। देखिए x निर्देशांक के बदलने की दर में 8 से गुणा किया गया तो y निर्देशांक के बदलने की दर आ गई। ये संबंध सवाल में उसने दिया है कि dy अपॉन dx इज इक्वल टू 8 इंटू dx अपॉन dt। ये चीज सवाल में दी गई है, यही हमको यहां से निकाल समझना है। बस इसके बाद तो सवाल में कोई खास बात है ही नहीं। सवाल में दिया क्या गया है, वक्र हमारा दिया गया है 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। अब इसको हम t के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर दें, क्योंकि हमको dy अपॉन dt और dx अपॉन dt यही दोनों संबंध दिया गया, यही निकालना है हमको यहां पर। dy dt 6y इज इक्वल टू dy dt ऑफ एक्स क्यूब प्लस 2। अगर इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए 6 कांस्टेंट ऐसे लिखा रहेगा, y को डिफरेंशिएट करेंगे t के सापेक्ष तो क्या होगा, dy dt ऑफ y इज इक्वल टू, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए x क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे कितना आएगा, 3x स्क्वायर, और x को t के सापेक्ष कर रहे हैं इसलिए dy dt ऑफ x प्लस 2 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। अब ये सवाल हमको जो मिल गया dy अपॉन dt और dx अपॉन dt, ये सवाल में देखिए दिया गया है, यहां पर ये संबंध सवाल में हमको दिया गया है। अब हम dy अपॉन dt का मान देखिए दिया है, क्या दिया गया है, dy अपॉन dt y निर्देशांक के बदलने की दर बराबर 8 गुना x निर्देशांक के बदलने की दर।
ये कंडीशन हमको सवाल में दी गई है। इसी का हम यहाँ उपयोग करेंगे। dy अपॉन dt की जगह हम क्या लिखेंगे, देखिए 6 इंटू 8 गुणे dx अपॉन dt, dx अपॉन dt इज इक्वल टू 3x स्क्वायर dx अपॉन dt। देखिए dx अपॉन dt दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये कट जाएगा, 3 दूना 6, 8 दूना 16, इधर आया 16, इधर बचा x स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। ये हमारा x का मान आ गया। देखिए x के दो मान आ रहे हैं, एक +4 आ रहा है, एक -4 आ रहा है। तो x के दो मान के लिए हमको y के भी मान निकालने पड़ेंगे। समीकरण वक्र 6y इज इक्वल टू x³ प्लस 2 में क्रमशः x के मान रखने पर एक बार हम +4 लिखेंगे। देखिए x इज इक्वल टू +4 पर, तो 6y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसी लाइन में लिख दें आगे। 6y इज इक्वल टू +4 है तो +4 के ऊपर घात 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 का क्यूब करेंगे आएगा 16 से 64, 4 चौको 16 चौको 64 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 2 6 66। देखिए 6y इज इक्वल टू आ गया 66। इसका मतलब क्या हुआ, y इज इक्वल टू, y का मान हो जाएगा 66 अपॉन 6 इज इक्वल टू 11। y का मान आ गया 11। अब देखिए x का मान आया है, x का मान हमने कितना लिखा है, x बराबर 4 पर, x बराबर 4 पर y बराबर 11, तो बिंदु क्या होगा 4 11 4 11। इसी प्रकार x इज इक्वल टू -4 रखने पर 6y इज इक्वल टू, x क्यूब है तो -4 का क्यूब हो जाएगा, प्लस 2 इज इक्वल टू, ये क्यूब करेंगे तो आएगा 64 लेकिन माइनस में आएगा, प्लस 2 इज इक्वल टू -62। 6y इज इक्वल टू -62, y इज इक्वल टू -62/6, 2 से कट जाएगा, 2 तिहाई 6, 31 आ गया। y इज इक्वल टू आया -31 अपॉन 3। देखिए y का एक मान ये भी आ गया। अतः बिंदु क्या होंगे, x का मान हमने लिखा है -4, तो y का मान आया है -31 अपॉन 3, एक बिंदु ये आ गया। अब आंसर क्या होगा इसका, देखिए उसने पूछा है कि उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, हमको बिंदु निकालना है, तो 2 बिंदु हमने निकाल लिए, एक बिंदु तो आ गया, देखिए ये भी हमारा आंसर है 4 11, और दूसरा बिंदु हमारा आया -4 -31/3, ये हमारा आंसर आ गया। ये 2 बिंदु आ गए, बिंदु उसने पूछा था। तो इस तरीके से ये सवाल जो उसने कह दिया था कि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है, अगर ये चीज आपकी समझ में कंडीशन आ गई तो सवाल में कोई दिक्कत नहीं है, सवाल बड़े आसानी से लग जाएगा। अच्छा सवाल है। देखिए क्लास 12 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.1 12 12वां सवाल। हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। बहुत आसान सवाल है। देखिए इस सवाल को आप अपने मन से लगाइएगा, समझ में ना आए अगर तब वीडियो से देखिएगा, कोशिश कीजिए अपने मन से लगाइए। हवा का एक बुलबुला है,
बुलबुला किस आकार का होगा? गोलाकार। उसकी त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। त्रिज्या के बढ़ने की दर दी गई है, दिया गया है त्रिज्या के बढ़ने की दर, त्रिज्या में परिवर्तन dr अपॉन dt, त्रिज्या में परिवर्तन समय के साथ इतने सेंटीमीटर प्रति सेकंड समय दिया गया है प्रति सेकंड, इसका मतलब समय के साथ त्रिज्या बदल रही है। तो हमको d/dt r ऑफ r का मान दिया गया है कितना? 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। अब कह रहा बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है? तो बुलबुले का आयतन, बुलबुले का आयतन, अब आप जानते रहिए, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। बुलबुले का आयतन, बुलबुला गोलाकार है, उसका आयतन क्या होगा? जो गोले का आयतन होगा 4/3 पाई r क्यूब, ये हो गया बुलबुले का आयतन। अब उसने कहा आयतन किस दर से बढ़ रहा है? आयतन परिवर्तन की दर, आयतन में जो परिवर्तन होगा उसकी दर समय के साथ d/dt ऑफ v इज इक्वल टू d/dt ऑफ 4/3 पाई r क्यूब, या इसको हम देखिए 4/3 पाई ऐसे लिखा रहने दे, बाहर कांस्टेंट d/dt ऑफ r क्यूब, या इसको हम कह सकते हैं देखिए 4/3 पाई r क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 3r², डिफरेंशिएशन तो इसका होगा 3r², लेकिन t के सापेक्ष है इसलिए dr अपॉन dt और रहेगा इसके साथ। या देखिए 3 से ये 3 कट जाएगा, ये कितना बचा? 4 पाई इंटू r²। r का मान कितना दिया गया है सवाल में? जबकि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, r बराबर 1 सेंटीमीटर ये भी दिया गया है। देखिए मेरा काम सवाल लगाना नहीं है, मेरा काम है सवाल को समझाना। इसलिए मैं कोशिश ये करता हूं कि सवाल जिस तरीके से मैं लगाने की शुरुआत करता हूं, वही चीज, वो स्किल आपके अंदर भी डेवलप होनी चाहिए कि सवाल कैसे लगाने की, उसकी शुरुआत कैसे करें। r², r का मान कितना दिया गया? 1 सेंटीमीटर, चलिए हमने 1 लिख लिया, 1 का वर्ग हो जाएगा। dr अपॉन dt का मान सवाल में दे दिया गया है 1/2 गुणा 1/2 हो जाएगा। अब देखिए ये 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, कितना आ गया? ये 2 पाई, ये हमारा आ गया dv अपॉन dt का मान, आयतन परिवर्तन की दर, dv अपॉन dt का मान आ गया v आयतन में परिवर्तन, t समय के साथ आयतन परिवर्तन की दर 2 पाई आ गया। इसका मात्रक क्या होगा? v का मात्रक क्या होगा? v आयतन है सेंटीमीटर क्यूब, और ये t क्या है? सेकंड समय। तो इसका मात्रक क्या लिखेंगे हम? सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, ये आंसर हो गया। इस तरीके से बहुत ही आसान सवाल है ये, आप अपने मन से इसको लगाइएगा। वीडियो समझ में ना आए तब एक बार वीडियो देखिएगा। देखिए क्लास 12 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 13वां सवाल। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है का परिवर्तनशील व्यास 3/2 2x+1 है। x के सापेक्ष आयतन परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें उसने बता भी दिया है कि x के सापेक्ष आयतन परिवर्तन की दर, आयतन में जो परिवर्तन हो रहा है वो x के सापेक्ष पूछा है सवाल में उसने। तो सॉल्यूशन में देखिए सीधे सीधे इसमें दिया क्या गया है? हमको दिया है व्यास। क्या दिया गया है? व्यास। व्यास कितना है? 3/2 2x+1। तो इससे हम त्रिज्या निकाल लेंगे। त्रिज्या r बराबर क्या होगा? इसका आधा हो जाएगा, आधा 1/2 से गुणा कर देंगे, 3/2 2x+1। ये हमारा आ जाएगा 3/4 और
2x+1 ऐसे लिखा रहेगा। ये त्रिज्या आ गई। अगर त्रिज्या मालूम है तो गुब्बारा किस आकार का है? गोलाकार। गोले का आयतन या गुब्बारे का आयतन? गुब्बारे का आयतन, उसको v से लिखेंगे। 4/3 पाई r क्यूब इसका आयतन होता है। आयतन परिवर्तन की दर x के सापेक्ष उसने कहा है, तो d/dx ऑफ v, और ये भी हमारा होगा d/dx ऑफ 4/3 पाई r क्यूब। त्रिज्या का क्यूब, त्रिज्या कितनी है? 3/4 2x+1, ये त्रिज्या दी गई है और इस त्रिज्या का क्यूब लिखना पड़ेगा। 4/3 पाई, ये r का मान है, r क्यूब हो जाएगा। अब इसको सरल कर लें। देखिए 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, इसको हमने ऐसे लिख लिया 4/3 पाई। ये 3/4 के ऊपर घात 3 है, तो इसको भी हम लिख लेंगे। देखिए 3/4 के ऊपर घात 3। 2x+1 के ऊपर घात 3 है, तो 2x+1, इसके ऊपर भी घात 3 है, और चूंकि x सही है इसीलिए इसको भी हम डिफरेंशिएट करेंगे d/dx। और जितने कांस्टेंट थे उसको हमने बाहर कर दिया, जो x के पदों में है उसी को डिफरेंशिएट करेंगे। अब देखिए ये 4/3 गुणा पाई गुणा 3 के ऊपर घात 3 कितना हो जाएगा? 3 गुणा 3 गुणा 3। 4 के ऊपर घात 3 है, 4 गुणा 4 गुणा 4। अब इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? 3 पहले आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 2x+1 का होल स्क्वायर। डिफरेंशिएशन करना तो आपने पढ़े है। 3 पहले आ जाएगा, ये 2x+1 पर कितनी घात बचेगी? 2 घात। अब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, d/dx ऑफ 2x+1। देखिए ये 4 से 4 कट जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, 3 तिहाई 9, और ये भी 3 देखिए है, तो ये हो जाएगा हमारा 27 पाई अपान 4 चौक 16, ये इतना आया 2x+1 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये d/dx ऑफ 2x+1, इसको डिफरेंशिएट करना है। 1 कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? इंटू 2, इसका डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा। 2 से देखिए कट जाएगा, 2 8 16, ये हमारा आ गया 27 पाई। किसका मान आया? ये dv/dx का। ये मान किसका आ रहा है? देखिए dv/dx का मान, dv/dx 27 पाई अपान 16, सॉरी 8 27 पाई अपान 8 2x+1 का होल स्क्वायर, 2x+1 का होल स्क्वायर, यही आंसर आ गया। आयतन परिवर्तन की, कह रहा है कि x के सापेक्ष आयतन परिवर्तन की दर, आयतन में परिवर्तन की दर x के सापेक्ष। इस तरीके से ये आपका सवाल नंबर 13। ये भी बहुत आसान सवाल था। सवाल इसके सारे बहुत आसान हैं। थोड़ा सा एक बस मैंने बताया कि ये चीज समझ में आ जानी चाहिए कि सवाल में जो दिया गया है वो क्या है, और सवाल में जो पूछा गया है उसका उससे संबंध किस तरीके से बनेगा, ये चीज आपको समझना पड़ेगा। देखिए क्लास 12 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 14, 14वां सवाल। एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से गिर रही है। गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का 6ठा भाग है। रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है जबकि शंकु की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। अब देखिए सवाल, इस तरह के सवाल इस एक्सरसाइज में आप लोगों ने बहुत ज्यादा लगा लिए हैं, बहुत इसमें समझाने की जरूरत नहीं है। बस ये देखना है कि जो पाइप से रेत गिर रही है वो क्या है। 12 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 12 घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड,
दर उसकी है सेकेंड टाइम टी, और ये आयतन दिया गया है 12 घन सेंटीमीटर या 12 सेंटीमीटर क्यूब। ये आयतन उसका दिया गया है प्रति सेकंड, मतलब 1 सेकंड में इतनी बालू रेत गिर रही है। तो सवाल में क्या दिया गया है, बस इसको हमको समझ लेना है। सॉल्यूशन, दिया क्या गया है, देखिए दिया है रेत का आयतन प्रति सेकंड, रेत का आयतन प्रति सेकंड 12 घन सेंटीमीटर या 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। और कह रहा है कि जो रेत गिर रही जमीन पर उसका आकार क्या है, एक शंकु का आकार है। चलिए हमने एक शंकु बना लिया, ये एक शंकु हो गया। इस आकार में रेत गिर रही है। ये हो गई शंकु की ऊंचाई, ये हो गई शंकु के आधार की त्रिज्या। कह रहा है कि ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। माना ऊंचाई h है और त्रिज्या आधार की त्रिज्या या शंकु के आधार की त्रिज्या कह सकते हैं इसको। शंकु के आधार की त्रिज्या r है। अब इन दोनों में जो संबंध दिया गया है कि ऊंचाई आधार की त्रिज्या का छठा भाग, इसी को समझना है। ऊंचाई कितनी है, आधार की त्रिज्या का छठा भाग। आधार की त्रिज्या r है, उसका छठा भाग मतलब 6 से भाग दे दिया, ये इसकी ऊंचाई है। ये संबंध सवाल में उसने दे दिया है कि ऊंचाई त्रिज्या का छठा भाग है। अब उसने कहा है कि रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है। देखिए जब रेत गिरेगी तो इसकी ऊंचाई बढ़ेगी, शंकु बनता जाएगा और उसकी ऊंचाई बढ़ती जाएगी जैसे जैसे रेत उस पर गिरती जाएगी। तो कह रहा है कि ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है। ऊंचाई के बढ़ने की दर मतलब प्रति सेकंड कितनी ऊंचाई बढ़ रही है। ऊंचाई बढ़ने की दर मतलब डी बाई डी टी। 1 सेकेंड में कितना बढ़ रही है, क्या बढ़ रही है, ऊंचाई। यही हमको निकालना है, डी एच अपान डी आर। बस ये पता लग गया कि डी एच अपान डी टी हमको निकालना है, डी एच अपान डी टी। ये सब हमको दिया गया है। अब देखिए हमको आयतन प्रति सेकंड, इसका मतलब शंकु का आयतन। रेत जो गिर रही है वो किस आकार में गिर रही है, शंकु के आकार में। तो शंकु का आयतन V बराबर क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन इतना होता है। अब आयतन बढ़ने की दर डी बाई डी टी ऑफ V इज इक्वल टू डी बाई डी टी, दोनों तरफ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दोनों तरफ हमने डी बाई डी टी कर दिया। तो ये क्या हो गया, हमारा आयतन बढ़ रहा है। आयतन में परिवर्तन V किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष, टी के सापेक्ष। तो आयतन में परिवर्तन की दर कितनी दी गई है, 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। ये हमारा जो है क्या है, ये dv अपान dt। यही है हमारा dv अपान dt। इसको हम लिख दें, देखिए 12 dv अपान dt की जगह हमने लिख दिया 12
डी बाई डी टी ऑफ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए पाई 1/3 पाई, ये तो कांस्टेंट हमने बाहर कर लिया, डी बाई डी टी आर स्क्वायर एच। देखिए आर भी यहां पर है, एच भी यहां पर है, हमको जो निकालना है वो एच के रूप में निकालना है, डी एच अपॉन डी टी हमको निकालना है। इसका मतलब आर का मान हम एच के रूप में लिखें, आर का मान क्या होगा 6h, या इससे देख लीजिए आर बराबर क्या होगा, 6 को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 6h, जहां आर लिखा है वहां हम 6h लिख सकते हैं। तो आर स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 6h का होल स्क्वायर, और ये h ऐसे लिखा रहेगा, ये h ऐसे ही लिखा हुआ है, इस r की जगह हमने लिख दिया 6h, स्क्वायर में स्क्वायर कर दिया 12 1/3 पाई। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 6 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 36, h स्क्वायर और h कितना हो जाएगा h क्यूब, डी बाई डी टी, डी बाई डी टी, डी बाई डी टी, एच 6 का स्क्वायर किया 36 हुआ, एच स्क्वायर और एच हो गया हमारा एच क्यूब। अब देखिए 1/3 पाई, 36 भी कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लिया, डी बाई डी टी ऑफ एच क्यूब, इतना बचा, 3 से इसको काट दिया, ये 12 यहां लिखा हुआ है, ये 12 से 12 कट जाएगा, पाई इधर आएगा तो हो जाएगा 1/पाई बराबर डी बाई डी टी ऑफ एच क्यूब। एच क्यूब को हम डिफरेंशिएट करेंगे टी के सापेक्ष, तो अगर एच के सापेक्ष करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 3h स्क्वायर, लेकिन टी के सापेक्ष करना है इसलिए एच को दोबारा करेंगे तो ये हो जाएगा डी एच अपॉन डी टी, और यही हमको निकालना है। एच का मान सवाल में दिया गया है, सम की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, तो 1/पाई इज इक्वल टू 3 इंटू एच स्क्वायर, 4 का स्क्वायर इंटू डी एच अपॉन डी टी, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 3 से गुणा करेंगे 48, इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/48 पाई इज इक्वल टू डी एच अपॉन डी टी। यही निकालना था हमको, ऊंचाई में परिवर्तन की दर। उसने कहा है कि ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, इसका मतलब ऊंचाई में परिवर्तन प्रति सेकंड, दर मतलब प्रति सेकंड, डी एच अपॉन डी टी 1/48 पाई, यही आंसर हो गया। बस सवाल में इतना देखना है कि जो दिया गया है वो क्या दिया गया है वो समझ में आ जाए, और उसके बाद जो पूछा है सवाल में उसने वो स्पष्ट हो जाए, तो दोनों में संबंध बनाना बहुत आसान है। देखिए क्लास 12 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 15, 15वां सवाल। एक वस्तु की x इकाइयों के उत्पादन से संबंध कुल लागत cx दिया गया है 0.007x क्यूब माइनस 0.003x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000 से प्रदत्त है। सीमांत लागत ज्ञात कीजिए जबकि 17 इकाइयों का उत्पादन किया गया है। देखिए ये सवाल इस तरीके से दिया गया है कि इसकी लैंग्वेज में ये नहीं समझ में आता कि ये क्या कह रहा है, इसको आपको समझना पड़ेगा। किसी कंपनी ने कोई वस्तु बनाई, कोई प्रोडक्ट बनाया, अब इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए, इससे संबंधित जो भी सवाल होंगे सब में ये काम देगा। किसी कंपनी ने, किसी फैक्ट्री ने, किसी व्यक्ति ने कोई एक प्रोडक्ट बनाया, कोई एक वस्तु बनाई, उसकी कितनी यूनिट बनाई, x इकाइयां बनाई। अब वो x 10, 20, 50, 100 कुछ भी हो सकता है। उसने उस वस्तु की x इकाइयां, x यूनिट, x संख्याओं में उसने उसका उत्पादन किया, और उसकी कुल लागत दी गई है इस फलन के रूप में। सवाल में दिया गया है, देखिए सोल्यूशन में हम लिख लेंगे, हमारा जो दिया गया है cx इज इक्वल टू 0.007x क्यूब माइनस 0.003x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000। ये जो फलन दिया गया है ये कुल लागत दी गई है किसकी, x इकाइयों की। एक सामान कोई बना जिसकी x यूनिट बनाई गई,
और कुल लागत इतनी आई। तो कह रहा है सवाल में कि सीमांत लागत ज्ञात कीजिए। सीमांत लागत का मतलब होता है मार्जिनल कॉस्ट क्या है उसकी। मार्जिनल कॉस्ट मतलब कुल लागत के परिवर्तन की दर। ये जो कुल लागत है इसका x के सापेक्ष कितना परिवर्तन हो रहा है, सीमांत लागत ये निकालना है। सीमांत लागत का मतलब बता दिया मैंने कि कुल लागत जो ये दी गई है x यूनिट की, उसमें परिवर्तन कितना हो रहा है। कुल लागत dx अपॉन डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स। अब ये क्या चीज है, ये कुल लागत हो गई और x के सापेक्ष उसमें परिवर्तन कितना हो रहा है। x के सापेक्ष क्या, x क्या है, x इकाइयां हैं, कितनी इकाइयां उसकी बनाई गई हैं इज इक्वल टू। अब सबको हम एक साथ इसको डिफरेंशिएट करना है तो d बाई डी एक्स ऐसे लिख दें इसको, d बाई डी एक्स ऑफ 0.007 एक्स क्यूब माइनस 0.003 एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, सबको अलग अलग करेंगे तो d बाई डी एक्स ऑफ 0.007 एक्स क्यूब माइनस d बाई डी एक्स ऑफ 0.003 एक्स स्क्वायर प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 15x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 4000। अब देखिए ये 0.007 तो ऐसे लिखा रहेगा, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना होगा 3x स्क्वायर माइनस 0.003 ऐसे लिखा रहेगा, एक्स स्क्वायर का डी बाई डी एक्स क्या होगा 2x प्लस 15x, 15 ऐसे लिखा रहेगा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा प्लस ये कांस्टेंट है इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। अब सवाल में उसने एक चीज दे दी है आपको, d बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स, ये हम निकाल रहे हैं सीमांत लागत। कह रहा है कि जबकि 17 इकाइयों का उत्पादन किया गया, जो x इकाइयों का जो उत्पादन किया गया वो तो ये समीकरण बना, उससे ये फलन मिल गया हमको। अब x का मान उसने कह दिया है कि 17 इकाइयां हैं, तो जहां जहां x लिखा है वहां हम 17 लिख दें। 0.007 इंटू 3 इंटू 17 का स्क्वायर। अब देखिए 3 का इसमें गुणा कर दो, आसान हो जाए। 3 का इससे गुणा करेंगे कितना आएगा, 3 सते 21, 0.021 इंटू एक्स स्क्वायर 17 का स्क्वायर माइनस 2 का इसमें गुणा कर देंगे तो 0.006 इंटू एक्स का मान 17 प्लस 15 ऐसे लिखा रहेगा इज इक्वल टू। अब 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289, 17 का स्क्वायर क्या होगा 289। 0.021 से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.021 तो ये आ जाएगा हमारा 289, 1 से करेंगे 2 9 18 के 8 1 2 16 17 के साथ 1 2 2 4 1 5, 0 से करेंगे इतना ही आएगा 9 8 8 16 के 6 0, 3 अंक पे दशमलव, ये आ गया हमारा 6.069। 6.17 का इसका स्क्वायर किया 0.021 में हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 6.069 माइनस 17 छक्का 102.102 प्लस 15 इज इक्वल टू 15 इसमें जोड़ेंगे तो आ जाएगा ये 15 6 21, 609 माइनस 0.102 इज इक्वल टू, घटाएंगे 9 में से 2 घटाएंगे आएगा 7, ये आएगा 6, 10 में से 1 गया 9, ये 20। इतना आ गया हमारा आंसर 20.967, इतने रुपए आ गया। तो मेरी समझ से ये कठिन सवाल नहीं है,
बहुत आसान सवाल है, सीमांत लागत निकालना। इसी तरीके से सीमांत आय भी निकालना होगा। तो सवाल तो मेरी समझ से कठिन नहीं है, बिल्कुल सवाल आसान है। ये समझना है कि हमको इसमें करना क्या है, बस ये समझ में आ जाना चाहिए। सीमांत लागत का मतलब क्या होता है? सीमांत लागत का मतलब हुआ कि कुल लागत में परिवर्तन की दर। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, 16वां सवाल, क्लास 12 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.1। किसी उत्पाद के x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय Rx रुपयों में ये दिया गया है फलन के रूप में। किसी उत्पाद के x इकाइयां बेची गई, इसके पिछले वाले सवाल में था बनाई गई, तो कुल लागत उसमें हमको दी गई थी। यहां पर क्या है? विक्रय किया गया, बेचा गया, तो आय कितनी हुई? इस रूप में आय हुई है। तो उसने कहा है कि सीमांत आय ज्ञात कीजिए। वहां पर सीमांत हमको लागत निकालनी थी, यहां पर सीमांत आय निकालना है। सीमांत आय या सीमांत लागत, मार्जिनल कॉस्ट या मार्जिनल रेवेन्यू निकालने का दोनों का एक ही तरीका है कि ये जो कुल आय हो, चाहे लागत लगाई गई है तो कुल लागत और विक्रय किया गया है तो कुल आय, दोनों की हम दर निकाल लेते हैं x के सापेक्ष। जिस रूप में फलन दिया गया, कोई जरूरी नहीं है कि x के सापेक्ष ही किया जाएगा। आखिर ये फलन जो उनको दिया गया है, क्योंकि x के रूप में दिया गया है तो x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना है। अगर ये y के सापेक्ष होता तो y के रूप में, t के रूप में दिया गया होता t के रूप में। जिस रूप में ये फलन दिया गया है उसी के सापेक्ष हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सॉल्यूशन Rx मतलब कुल आय 13x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 15 डी बाई डी एक्स Rx। ये हमारा क्या हुआ? सीमांत आय। इसी को हम कहेंगे सीमांत आय। डी बाई डी एक्स ऑफ 13x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 15। अब देखिए इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 13 ऐसे लिखा रहेगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 26 ऐसे लिखा रहेगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 15। ये 13 इंटू एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x प्लस 26 x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस इसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है 0। अब सवाल में उसने कह दिया है कि जबकि x बराबर 7, x का मान कितना दिया गया है? ये 7 आपको x का मान लिखना पड़ेगा। तो 13 दूनी हमारा हो जाएगा 26, 13 दूनी 26 गुणे 7 प्लस 26 इंटू 1 26 आएगा। इसका हम गुणा कर लें, 7 से 42 के 2 4, 7 दूनी 14 4 18 प्लस 26 इज इक्वल टू 6 2 8, 8 और 2 10 के 0 2, 208 रुपए आ गया। ये आंसर आ गया हमारा। सीमांत आय हमने निकाला है ये। तो मेरी समझ से ये भी सवाल जैसे 16वां, इसके पहले वाला सवाल था 15वां, उसी तरीके से ये 16वां सवाल भी है। सरल सवाल है, बहुत कठिन सवाल थोड़ी ही। देखिए क्लास 12 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 17, 17वां सवाल। एक वृत्त की त्रिज्या r बराबर 6 पर r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। वृत्त की त्रिज्या r बराबर 6 दी गई है, r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन, ये चीज नोट कर लीजिए बस।
आर के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन। वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या हमने आर मान लिया और आर का मान सवाल में दिया गया है 6। अब सेंटीमीटर वगैरह कुछ दिया नहीं उसने, आर बराबर 6 सेंटीमीटर दिया गया है। सेंटीमीटर वृत्त की त्रिज्या आर बराबर 6 सेंटीमीटर। कह रहा क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल, देखिए क्षेत्रफल को हम ए से लिखते हैं और होता है ए बराबर पाई आर स्क्वायर। क्षेत्र कह रहा आर के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन, तो इस क्षेत्रफल में परिवर्तन आर के सापेक्ष मतलब डी बाई डी आर ऑफ ए इज इक्वल टू डी बाई डी आर पाई आर स्क्वायर। पाई देखिए कांस्टेंट ऐसे लिखा रहेगा डी बाई डी आर ऑफ आर स्क्वायर। ये हमारा आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आर के सापेक्ष कितना हो जाएगा 2r, और पाई ऐसे लिखा रहेगा, 2 ऐसे लिखा रहेगा। आर का मान 6 दिया गया है, 6 लिख दिया हमने, 6 दूनी 12, 12 पाई आ गया। ये क्या निकाला है हमने? डी ए अपॉन डी आर। क्षेत्रफल में परिवर्तन त्रिज्या आर के सापेक्ष, और यही उसने कहा है कि आर के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन। बस इतना हमारा आ गया ये आंसर। देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें कौन सही है? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसमें सही है। ऑप्शन बी सही है, 12 पाई 12। बहुत आसान सवाल, ये तो इससे कठिन कठिन सवाल पीछे आप लोगों ने लगाए हैं, ये तो मौखिक सवाल है बिल्कुल। देखिए क्लास 12 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.1 18वां सवाल। एक उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय रुपयों में rx बराबर दिया गया 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5 से प्रदत्त है, जबकि x बराबर 15 है, तब सीमांत आय क्या होगी? देखिए कि वही सवाल पीछे वाले जो आपने लगाए हैं उसी से मिलता जुलता बिल्कुल सवाल है, कोई फर्क नहीं है। इसमें भी क्या किया गया? विक्रय किया गया। किसी उत्पाद की x इकाइयां हैं जिनको बेचा गया, बेचने के बाद कुल आय, कुल आय सॉल्यूशन में दी गई है। कुल आय, विक्रय से कुल आय कितनी है? आर एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5। हमको निकालना है सीमांत आय। सीमांत आय, सीमांत आय का मतलब हुआ कि डी बाई डी एक्स ऑफ आर एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5। या इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 36 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 5। अब देखिए जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे 3 इंटू एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x प्लस 36 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 प्लस ये 0 हो जाएगा। x का मान 15 दिया गया है, तो 3 दुना हो जाएगा ये 6 गुणे x का मान 15 प्लस 36, 15 छक्का 90, 90 प्लस 36 इज इक्वल टू 126। इतने रुपीस आंसर आ गया। ये क्या आया है? ये सीमांत आय।
इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हो गई। किसी को अगर पूरी एक्सरसाइज में कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिखिएगा। और एक निवेदन ये है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कुछ लिखिए हमारे बारे में, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कराने की कोशिश कीजिए।